दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों, जैसा कि स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, आज मैं बात करने वाला हूं कंप्यूटर और कंप्यूटर के 8वें प्रश्न पत्र पर 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर के साथ मौजूद हूं। आपके साथ अनवरत जो है साझा की जा रही है प्रीवियस ईयर, लगातार पेपर में सॉल्व करा रहा हूं और आपका प्रतिक्रिया जो मिल रहा है मुझे दोस्त कहीं ना कहीं ओतप्रोत करने वाला मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए इसी के क्रम में एक चीज मैं सर्वप्रथम आपसे कहना चाहूंगा। अगर जो पीडीएफ आज मैं यूज कर रहा हूं, अगर यह पीडीएफ आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। वहां से इस वीडियो के बाद आपको जो है यह पीडीएफ प्रोवाइड वहां से किया जाता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसी के क्रम में हमारा पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। ठीक है, यानी कि कहा जा रहा है आपसे चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को जाना जाता है। क्या पहला आपका नजर आ रहा है? क्या पॉम टॉप कंप्यूटर, क्या प्रोसेसर होता है, क्या कैलकुलेटर होता है, या उपयुक्त में से कोई नहीं? ठीक है, इसे आप देख पा रहे हैं, आपके सामने बेहतरीन तरीके से नजर आ रहा है। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो इस क्वेश्चन का आंसर कैलकुलेटर सही है। ठीक है, कैलकुलेटर चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को कहा जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपके सामने दिख रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है कि व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर है। ठीक है, व्यक्तिगत रूप से आप किस कंप्यूटर को यूज करते हैं अपने लाइफ में, आपसे वही पूछा जा रहा है। आपका आंसर क्या होगा? पहला आपका कहा जा रहा है क्या मिनी कंप्यूटर है, क्या सुपर कंप्यूटर है, सा वाला है मेन फ्रेम कंप्यूटर, और द आपसे कहा जा रहा है कि माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, हालांकि ऑप्शन आपके सामने नजर आ रहा है, आप उस ऑप्शन पर भैया ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि जब आप पहले ही ऑप्शन को यहां देख लेंगे तो जाहिर सी बात है कि दिमाग आपका उतना सोचेगा नहीं, आप फटाक से वही देखेंगे और वही आंसर लगा देंगे। ठीक है, इसलिए आप उधर ना ध्यान दे के पहले आप देखा करिए ऑप्शन में कौन सा सही हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर आपका सही है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर व्यक्तिगत रूप से प्रयुक्त होने वाला कंप्यूटर होता है जो हम आप यूज करते हैं। ठीक है, और अगर हम तीसरे क्वेश्चन की बात करें, तीसरा क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, कह रहा है कि कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या होती है। ठीक है, जो आपका कीबोर्ड होता है, कीबोर्ड आप सभी देखे होंगे, उसमें कितने फंक्शंस होते हैं? ठीक है, वह अगर कहा जाए आपसे क्या 14 होते हैं, क्या हमारे 10 होते हैं, 12 और 15, इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करने की जरूरत है। ठीक है, इन चारों ऑप्शन में अगर कहा जाए तो कीबोर्ड में फंक्शन की संख्या जो होती है वह 12 होती है, यानी कि आपका सा वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, एक चीज हमने आपको नहीं बताया, अगर इस कंप्यूटर वाले पेपर की बात करें तो यह 25 नंबर का आपका पेपर होता है। ठीक है, 25 नंबर का आपका पेपर होता है और इसमें समय आपका होता है 1 घंटा। ठीक है, 1 घंटे में आपको इस 25 नंबर वाले क्वेश्चन को करना होता है। बट इसमें एक चीज की ध्यान रखने की आपकी सख्त जरूरत है कि समय मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगर आपका समय मैनेज नहीं होता तो 1 घंटे ऐसे निकल जाता है जैसे पता ही नहीं चलता कि हम कहां बैठे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारा चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से आउटपुट के माध्यम हैं। ठीक है, जो आउटपुट का माध्यम है वह क्या हो सकता है, वह आपको बताना है। क्या हमारा स्कैनर हो सकता है? स्कैनर तो बिल्कुल नहीं हो सकता है। ठीक है, माउस हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, और द वाला आपसे कह रहा है कीबोर्ड। ठीक है, आउटपुट का माध्यम क्या हो सकता है, यानी कि आप आउटपुट किस माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं? यह जो हमारा प्रिंटर होगा, आप सा वाले ऑप्शन को देख पा रहे हैं, सा वाला ऑप्शन यहां भी लगा है, सा वाला ऑप्शन, यानी कि प्रिंटर आपका आउटपुट का माध्यम हो सकता है। हो सकता है क्या? होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 5वां क्वेश्चन कह रहा है कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के वाई और के एक कैरेक्टर को डिलीट करने की प्रयुक्त कुंजी है। फिर से आप क्वेश्चन देखेंगे, कर्सर की मौजूदा स्थिति के वाई और के, ठीक है, वाई और के एक कैरेक्टर को डिलीट करने की प्रयुक्त कुंजी है। इसमें पहला ऑप्शन आपका कह रहा है बैक स्पेस,
दूसरा कह रहा है डिलीट, और तीसरा कह रहा है इंसर्ट, और चौथा कह रहा है कंट्रोल। ठीक है, आप अगर इस ऑप्शन का आंसर दें तो इसमें कहा जा सकता है कि बैक स्पेस आपका आंसर सही होगा। ठीक है, यानी कि कर्सर की मौजूदा स्थिति के Y और K एक कंडक्टर को डिलीट करने की प्रयुक्त कुंजी है, बैक स्पेस होता है। पहला ऑप्शन आपका एग्जैक्ट होगा। ठीक है, आपने 5 नंबर के क्वेश्चन को फिनिश किया और आपको 5 नंबर मिला है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अब आपके सामने आ रहा है अति लघुत्तरीय क्वेश्चन। इस अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो आपके 1 नंबर के क्वेश्चन ये भी हैं, यह भी अभी आपने जो ऊपर सॉल्व किया ये भी 1 नंबर के थे। अब नीचे वाला अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो अति लघुत्तरीय क्वेश्चन जो यहाँ से आएंगे वह भी आपके 1 ही नंबर के होंगे। ठीक है, इस 1 नंबर में आपको जैसे यहाँ पे बहुविकल्पीय क्वेश्चन की तरह आंसर यहाँ भी देना है, यानी कि 1 लाइन में आपको आंसर देने की जरूरत है। आप ज्यादा लिखते हैं तो कोई मतलब नहीं है, मिलेगा तो आपको 1 ही नंबर। ठीक है, चलिए अति लघुत्तरीय प्रश्न की पहली श्रृंखला आपके सामने मौजूद है। देखिए आपसे कहा जा रहा है एनिमेशन क्या है। ठीक है, एनिमेशन क्या है, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेहतरीन तरीके से सॉल्व करते हैं तो कहीं ना कहीं जब आप अपने परीक्षा में बैठेंगे तो उम्मीद की जाती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि प्रीवियस ईयर के कई क्वेश्चंस परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। मैं यहाँ जो आपको दे रहा हूँ आप सबको कंपैरिजन कीजिएगा जब वीडियो देखिएगा, पहले जो वीडियो पढ़ा है और आज जो वीडियो जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं आपसे आपके 3 या 4 क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ठीक है, पिछले क्वेश्चन से। चलिए आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि एनिमेशन क्या है। देखिए अगर हम एनिमेशन की बात करें तो देखिए 2 लाइन में लिखा है, कह रहा है कि एनिमेशन हरकत या भ्रम पैदा करने वाली 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवियों का तेजी से प्रदर्शन करने वाला एक अनुक्रम है। ठीक है, यानी कि जो एनिमेशन होता है वह भ्रम पैदा करने वाला 2D या 3D कलाकृति या मॉडल छवि को तेजी से प्रदर्शित करने वाला एक अनुक्रम होता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम कह सकते हैं एनिमेशन। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, आपको मिले 1 नंबर। चलिए आगे के क्रम में अगर हम बात करें, देखिए यहां लिखा गया है, थोड़ा सा इसे हम छोटा करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है आपसे अगला क्वेश्चन कि स्पैम क्या है। इसे आप स्पेस मत पढ़िएगा, यह लिखा गया है स्पैम क्या है। देखिए अगर स्पैम की बात किया जाए तो स्पैम एक असंगत और अनचाहा ईमेल है जिसमें प्रायः विज्ञापन भरे होते हैं, इसी को हम स्पैम कहते हैं। ये शब्द जो है थोड़ा सा आपको भ्रम जरूर पैदा करेंगे, लेकिन आपको भ्रमित होने की जरूरत नहीं है। अगर आप आर्यन इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हैं तो कहीं ना कहीं आप बेहतरीन जगह जुड़े हैं, आपको जरूर पार यहां से मिलेगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने में किसकी सहायता लेते हैं। जो आपका कंप्यूटर होता है और इंटरनेट को हम किसकी सहायता से जोड़ते हैं वही आपको बताना है। देखिए अगर इसके उत्तर की बात किया जाए तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ने के लिए मॉडेम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जब हम कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ते हैं तो हम मॉडेम की सहायता लेते हैं। इसी को हम क्या कह सकते हैं, कंप्यूटर से और इंटरनेट जोड़ने की प्रविधि कह सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि इसे आप समझ गए होंगे। चलिए आगे की क्वेश्चन में देखिए 1 घंटे के क्वेश्चन में मैं कोशिश कर रहा हूं कि 20 मिनट में यह जो सेशन है समाप्त हो। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आपसे वाई मैक्स क्या है। देखिए इस क्वेश्चन की श्रृंखला आपके सामने बेहतरीन तरीके से नजर आ रही है। वाई मैक्स क्या होता है, वाई मैक्स यहां से आंसर देखेंगे। वाई मैक्स एक दूर संचार तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित कर सकता है। यानी कि जो हमारा मोबाइल फोन होता है, अगर मोबाइल फोन की बात किया जाए तो यहाँ आप देख पा रहे हैं बिना तारों के, क्या हमारे मोबाइल फोन में तार सिस्टम लगा होता है, हम आप घर बैठे चाहे जहां मोबाइल से संपर्क कर लेते हैं। मोबाइल एक उदाहरण हमारा हो सकता है वाई मैक्स का, आप बेहतरीन तरीके से समझ सकते हैं। अच्छे तरीके से लिखा गया है, कह रहा है कि वाई मैक्स एक दूरसंचार तकनीकी है। इस तकनीकी के माध्यम से एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से, यह हालांकि वाई मैक्स जो हमारा होता है वह ओनली कंप्यूटर के लिए है, बट एक उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि मोबाइल का उदाहरण लेके अगर आप समझेंगे तो, चूंकि हर हाथ में मोबाइल है, अगर मोबाइल का उदाहरण लेके समझेंगे तो आप हमेशा के लिए वाई मैक्स को समझ जाएंगे। ठीक है, कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बिना तारों की सहायता से संपर्क स्थापित किया जा सकता है। इसी
को हम क्या कह सकते हैं, वाई मैक्स कह सकते हैं। उम्मीद है कि आप अच्छे से समझे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अगर बात किया जाए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम के से संबंध रखता है। जो आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर होता है वह पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है, एक लाइन का आंसर है, आपके सामने दिख रहा है। इसे आप लिख सकते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पेज मेकर जो है एकल ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है। यह भी 1 नंबर आपको देता है, चूंकि एक लाइन का आंसर है। आप इसे बेहतरीन तरीके से देखेंगे। ठीक है, चलिए आगे के क्वेश्चन में देखिए, नजर आ रहा है, कह रहा है कि विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को दर्शाते हैं। ठीक है, जो हमारा विंडोज डेस्कटॉप होता है पर किसके द्वारा हम विभिन्न एप्लीकेशन को और डॉक्यूमेंट को दर्शाते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर होगा आइकन के द्वारा। आइकन के द्वारा हम डेस्कटॉप पर किसी भी प्रकार के एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट को हम दर्शा सकते हैं। ठीक है, यह देखिए आपके कितने नंबर के क्वेश्चन कंप्लीट हुए। उम्मीद है कि आपके 11 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ से जो आपका अति लघुत्तरीय क्वेश्चन आता है, अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ से आपके 2 नंबर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। ठीक है, 2 नंबर में आपको 50 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना, क्योंकि अगर आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तो आपको मिलना तो 2 ही नंबर है, 2 नंबर से ज़्यादा तो आपको मिलेंगे नहीं। इसलिए आप उतना ही शब्द लिखें जो फैक्ट हो। आप बरगलाने का प्रयास मत कीजिएगा कभी भी एग्जाम में। खासकर मैं डीएलएड की बात कर रहा हूँ, अगर आप डीएलएड में एग्जामिनर को बरगलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 1 नंबर की जगह 2 नंबर की जगह आपको 1 नंबर देके वह आगे चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए, अति लघुत्तरीय प्रश्न की श्रृंखला में हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने थोड़ा सा छोटा करेंगे, क्योंकि एडिटिंग कुछ ऐसी हुई है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या है, स्पष्ट कीजिए। देखिए आपको सिर्फ उतना लिखना है जितना आपसे पूछा जा रहा है। आपसे कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में एक्सप्लोरर क्या है, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट में एक्सप्लोरर आपसे पूछा जा रहा है, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए। ठीक है, आप जब बुक में देखेंगे तो बेहतरीन तरीके से बुक में दिया गया है, बट आपकी सर्च करने की यह हैबिट नहीं है। देखिए अगर बात किया जाए विंडोज एक्सप्लोरर क्या है, देखेंगे आप पूर्व संस्करणों के प्रोग्राम मैनेजर तथा फाइल मैनेजर प्रोग्रामों की जगह विंडोज 95, 98 ME में विंडोज एक्सप्लोरर एक शक्तिशाली प्रोग्राम है जो फाइलों, ड्राइवों, नेटवर्क संबंधों की देखभाल एवं व्यवस्था करता है। यद्यपि विंडोज एक्सपी में विंडोज एक्सप्लोरर उपलब्ध नहीं है, इसमें इसके बदले माई कंप्यूटर से कार्य कर लिया जाता है। इसी को हम क्या कह सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक्सप्लोरर कह सकते हैं। उम्मीद है कि आप इसे अच्छे से समझेंगे। देखिए कंप्यूटर की लैंग्वेज थोड़ी सी टफ होती है, आप इतने अच्छे से समझते हुए चलेंगे कि कभी आपको कंफ्यूज ना करें, क्योंकि आप देख पा रहे हैं कुछ ऐसे ऐसे वर्ड आए हैं जो आप हमें लगता है कि पहली बार सुने होंगे। ठीक है, तो आप उससे घबराएंगे नहीं, क्योंकि आपको थोड़ा सा बिना कंप्यूटर के तो पार लगेगा नहीं। 25 नंबर के कंप्यूटर में आपको 25 नंबर में कम से कम 24 नंबर लाना है, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगर आप अनवरत मेरे साथ लगते हैं तो मैं यह गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपको 24 नंबर दिलवा के रहूंगा। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। एक चीज आप देख पा रहे होंगे कि यह थोड़ा सा टाइप किया गया है, चूंकि टाइप इसलिए किया गया है कि आंसर को यहाँ से देने में आपको सुविधा हो रही थी, इसलिए टाइप करके आपको दिया गया है। बट यहाँ आंसर जो है, कभी आप यह मत समझिएगा कि यह प्रीवियस ईयर पेपर नहीं है। आप उठाइएगा 2016 का पेपर, आप मिलाइएगा तो सेम पेपर आपका यही होगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि 2016 में प्रथम सेमेस्टर में 2 बार पेपर हुआ था, यह पहला पेपर है। नेक्स्ट अगले दिन हम आपके सामने दूसरा पेपर प्रोवाइड करेंगे बेहतरीन तरीके से। ठीक है, चलिए देखिए आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि स्क्रॉल बार की उपयोगिता लिखिए, यानी कि जो आपका स्क्रॉल बार होता है उसके बारे में आपको लिखना है, क्या उपयोग है आप देखेंगे। कह रहा है स्क्रॉल बार, आपके सामने हेडिंग दिया गया है, ये किसी विंडोज में दिखाई जा रही सूचनाओं के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाने का साधन है। जो सूचना हमें इस समय दिखाई नहीं पड़ रही है उसे देखने के स्थान पर लाने में इनका प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतः ऐसी विंडो में दिए होते हैं जिसमें विंडो के छोटे आकार के कारण सभी सूचनाएं एक बार में दिखाई नहीं पड़ती हैं। अगला कह रहा है
कि स्क्रॉल बार दो प्रकार के हो सकते हैं। पहला, यहाँ से थोड़ा सा आप ध्यान देंगे क्योंकि यह ध्यान देने वाली बातें हैं, आप थोड़ा सा पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे तो और बेहतर आपके लिए होगा। ठीक है, देखिए कह रहा है कि स्क्रॉल बार दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका ऊर्ध्वाधर और दूसरा होता है क्षैतिज। ठीक है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार एक प्रयोग सूचनाओं में ऊपर से नीचे, ठीक है, या नीचे से ऊपर जाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार क्षैतिज स्क्रॉल बार एक प्रयोग सूचनाओं में दाएं या बाएं जाने के लिए किया जाता है। ये स्क्रॉल बार प्रत्येक विंडो में सामान्यतः क्रमशः दाएं किनारे तथा निचले किनारे पर पाए जाते हैं। यह स्क्रॉल बार की उपयोगिता दर्शाती है। थोड़ा सा लैंग्वेज टफ होने के कारण आपको असुविधा हो रही होगी, लेकिन आप अच्छे से समझते हुए चलेंगे, इसी में आपकी भलाई है भैया। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखिए। आपसे कहा जा रहा है, थोड़ा सा गलत हुआ, देखिए हाँ सही है। देखिए इसे हम छोटा करेंगे क्योंकि यह ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपका दिया गया है, यह देखेंगे तो आपका एक चैप्टर दिया गया है। ठीक है, आपका एक चैप्टर दिया गया है, आपको चैप्टर से नहीं मतलब है, आपको निचोड़ समझाना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, कह रहा है क्वेश्चन में कि ऑपरेटिंग सिस्टम को समझाइए। हमने बिल्कुल शार्ट में लिया हुआ है कि उतना ही मैटर आपको प्रोवाइड किया जाए जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होता है, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए। अभी आप ऑपरेटिंग सिस्टम को देखेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम यार एक चैप्टर है, कम से कम 2-3 पन्ने में दिया हुआ है, उससे आपको मतलब नहीं है, बट सिस्टम आपको समझाना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो सकता है। चलिए इसे थोड़ा सा ऊपर करते हैं, रुक जाइए अभी नहीं। देखिए कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम अनेक निर्देशों समूहों का एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर तथा हार्डवेयर क्रियाओं के मध्य सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग पर प्रबंध सुनिश्चित करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देखिए कह रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वह ऑपरेटिंग सिस्टम निर्देशों का समूह एक ऐसा संयोजन है जो सॉफ्टवेयर, मैंने सॉफ्टवेयर के बारे में आपको बताया था, हार्डवेयर के बारे में भी आपको बताया था, हार्डवेयर क्रियाओं के माध्यम से सामंजस्य स्थापित कर कंप्यूटर प्रणाली के एक विभिन्न संसाधनों के उचित व सफल प्रयोग का प्रबंध सुनिश्चित करता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर प्रणाली की विभिन्न आगत यानी कि इनपुट, निर्गत, आउटपुट इकाई, केंद्रीय संसाधन इकाई व अस्थायी भंडारण इकाई की विभिन्न क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यह जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वह किस पर नियंत्रण रखता है, आप यहां देख रहे हैं, इनपुट पर और आउटपुट पर, और केंद्रीय संसाधन इकाई यानी कि जो आपकी सीपीयू होती है, और अस्थायी भंडारण इकाई जो आपका मेमोरी होता है अस्थायी, उस सभी पर नियंत्रण रखता है क्या, यह ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आगे कह रहा है कि अतः, थोड़ा सा यहां देखेंगे, अतः प्रयोक्ता यूजर द्वारा किए गए निर्देशों अन्य सॉफ्टवेयर सफल क्रियान्वयन का प्रबंध करता है। ठीक है, आगे कह रहा है अतः, यहां से आप देखेंगे निचोड़ दिया गया है, अतः हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी कार्यालय में विभिन्न क्रियाओं को उस कार्यालय का प्रबंधक विभिन्न निर्देशों के माध्यम से नियंत्रित करता है, ठीक उसी प्रकार कंप्यूटर प्रणाली की क्रियाओं को नियंत्रित करने में ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्रबंधक के रूप में कार्य करता है। यानी कि आप बेहतरीन तरीके से नीचे उदाहरण देके आपको समझाया गया है कि ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न चीजों को जो है अपने अंडर करने का प्रयास करता है। जैसे एक प्रबंधक होता है, कोई कॉलेज हो, अगर बात किया जाए एक देहाती लैंग्वेज में आप समझेंगे कि आपके कॉलेज का प्रबंधक होता है, वह प्रबंधक जिस तरह से चाहे उस तरह से करता है। ठीक है, तो हम प्रबंधक को क्या कह सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। यानी कि वह विभिन्न लोगों को ऑपरेट करता है कि आप इस तरह से करें, उस तरह से करें, उसी से आप कोरिलेट करके समझेंगे तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए, यह बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आपको तनिक भी घबराने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि रोम का पूरा नाम लिखिए, इसकी विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए या समझाइए। ठीक है,
देखिए पहली चीज आप जानिए, यह क्वेश्चन जो आया है, मैंने जो पिछला पेपर आपको दिया है 2015 का, उम्मीद है, हमें लगता है हाँ 2015 का ही है शायद, ठीक है, उसमें भी आपसे पूछा गया है, बिल्कुल 2015 का है, उसमें भी आपसे पूछा गया था कि रोम का पूरा नाम लिखें, ठीक है। देखिए फिर यह क्वेश्चन रिपीट हुआ, मैंने इसीलिए आपसे कहा कि आप सभी को कोरिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो बेहतर आपके लिए होगा। पहली चीज आप जानिए, एक चीज आप जानते होंगे, रैम और रोम के बारे में आप जानते होंगे। जब आप फोन लेने जाते हैं तो आप एक चीज को देखते हैं, भैया इसका रैम कितना है, ठीक है। फिर उसके बाद रैम के बाद आप देखते हैं मेमोरी वगैरह सब कुछ देखते हैं। तो एक चीज आप जानिए, अगर रैम की बात करें, ठीक है, अगर रैम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, और अगर हम रोम की बात करें तो रोम रीड ओनली मेमोरी होता है। यहां आप देख पा रहे हैं बेहतरीन तरीके से लिखा भी गया है कि रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी, इसकी मुख्य विशेषताएं निम्न है। यहां आपसे पूछा गया है विशेषता, तो मैंने 4 विशेषता लिया है, यह इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप नोट करते हुए चलिएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसे ऊपर करते हैं, आप समझेंगे। कह रहा है कि यह एक अस्थाई स्मृति है, स्मृति मीन्स मेमोरी होता है, आप समझेंगे ठीक है। देखिए यह एक अस्थाई स्मृति है, क्या, रोम, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि रोम में कंप्यूटर निर्माण में प्रारंभ से ही निर्देशों के समूह संग्रहित कर दिए जाते हैं, ठीक है। रोम में कंप्यूटर निर्माण के प्रारंभ से ही निर्देशों के समूह संग्रहित किए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके सामने, तीसरा विशेषता बताई जा रही है, कह रहा है कि रोम में संग्रहित निर्देश समूह प्रोग्राम, ठीक है, प्रोग्राम परिवर्तित या नष्ट नहीं किए जा सकते हैं, किसमें, रोम में। अगर रैम की बात करें तो बिल्कुल कुछ भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे कह रहा है कि यह नॉन वोलाटाइल अर्थात अस्थाई होता है, ठीक है। यह जो रोम होता है, रोम की बात करें तो यह एक अस्थाई स्मृति है, ठीक है। यह एक अस्थाई, यहां देखिए लिखा गया है कि नॉन वोलेटाइल या अर्थात, ठीक है, इंग्लिश आप देखेंगे और हिंदी भी आगे लिखा गया है आपके समझने के लिए, अर्थात अस्थाई होता है, क्या, रोम होता है अस्थाई, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप इतनी बातें समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंकजेट, देखिए यह प्रिंटर दिया गया है, प्रिंटर के बारे में आप सभी को पता है, जब आप जाते हैं कंप्यूटर की दुकान पे तो यह प्रिंटर आपके सामने नजर आता है जो कि रखा गया है, ठीक है। अगर उस प्रिंटर की बात करें तो वह प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर होता है, सबको इसके बारे में पता है, ठीक है, और सब लोग देखे भी होंगे, तो इसलिए आप थोड़ा सा इसे समझेंगे। इंकजेट प्रिंटर क्या होता है, बेहतरीन तरीके से लिखा गया है कि इंकजेट प्रिंटर की मुद्रण प्रणाली भी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की तरह होती है। इसमें कागज पर छपने वाले बिंदु स्याही की बहुत छोटी छोटी बूंदों के द्वारा बनाए जाते हैं। यह जो प्रिंटर होता है, जब आप कभी प्रिंट करवाने जाते हैं तो यह बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों से बनाए जाते हैं, जो अक्षर लेके आ जाते हैं वह बिल्कुल छोटी छोटी बूंदों पर बनाए जाते हैं, ठीक है। और कह रहा है ये बिंदु डॉट मैट्रिक्स की तुलना में छोटे तथा नजदीक होते हैं, इसलिए अक्षर सुंदर व स्पष्ट दिखाई देते हैं, ठीक है। इतनी बातें आप समझ गए होंगे। अगर आगे की बात किया जाए, देखिए लिखा गया है इंकजेट प्रिंटर में, लिखा गया है कि इंकजेट प्रिंटर में अस्थाई नोजल से पंप करके पेपर पर स्प्रे की जाती है, जैसे प्रिंट हैंड चलता है, ठीक है, प्रिंट हैंड चलता है, ये बूंदें अक्षर बनाती हैं, स्याही की बूंदें ठीक उसी पर गिरे, इसके लिए कई तरह की तकनीकी अपनाई जाती है, किसमें, इंकजेट प्रिंटर में, ठीक है। आगे हम लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर में थोड़ा सा आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़कर बताता हूं लेजर प्रिंटर क्या होता है। देखिए अगर लेजर प्रिंटर की बात करें तो लेजर प्रिंटर एक अत्याधुनिक प्रणाली है, यह कीमत में अधिक होती है। यह जो लेजर प्रिंटर है आपका इंकजेट प्रिंटर से यह जो है अधिक कीमत का होता है, यानी कि महंगा होता है। आगे कहा जा रहा है परंतु गुणवत्ता स्तर अधिक होने के कारण इसका प्रचलन तेजी से बढ़ा है। यह बिना किसी आवाज के कागज पर छापते हैं, ये प्रिंटर भी बिंदु छापते हैं परंतु इतने पास होते हैं कि मालूम नहीं पड़ता। सामान्यतः लेजर प्रिंट 1 वर्ग इंच में 300
300 से अधिक बिंदु छापते हैं। लेजर प्रिंटर की कार्यविधि फोटोस्टेट मशीन की तरह होती है। ठीक है, आप लेजर प्रिंटर के बारे में स्वयं लिख सकते हैं, आपके पास बुक होगी वहां से आप देख सकते हैं। चूंकि यहाँ मैंने पीडीएफ जो बनाया यहाँ फोटो अच्छा नहीं आया, इसलिए आप लेजर प्रिंटर के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट नहीं लिखा, बट मैंने जो बोला है वही यहाँ लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे की तरफ देखिए। पेन ड्राइव, पेन ड्राइव के बारे में हर किसी को पता होगा पेन ड्राइव क्या होता है। इसकी प्रमुख उपयोगिता आपको लिखनी है, उपयोगिता ज्यादा लिखी गई है, बट आप इतना नहीं लिखेंगे क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में आप ज्यादा लिखेंगे तो कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, देखिए पेन ड्राइव क्या है, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। कह रहा है देखिए पेन ड्राइव के बारे में, पेन ड्राइव एक फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव एक फ्लैश ड्राइव बहुत छोटी तथा पोर्टेबल डिवाइस होती है जिसमें हार्ड ड्राइव अथवा ऑप्टिकल ड्राइव की तरह कोई भी गतिमान भाग नहीं होता है। अधिकतर ये पीसी या बिल्ट इन यूएसबी पोर्ट के द्वारा जुड़ी होती हैं। इस युक्ति डिवाइस की संकलन क्षमता 16 जीबी से 64 जीबी या उससे अधिक होती है। यूएसबी पेन ड्राइव हटाई जा सकने वाली एक युक्ति है। ठीक है, यूएसबी आप जानते हैं जो पेन ड्राइव आपकी होती है उसे आप निकाल भी सकते हैं, बाहर भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए अगर हम पेन ड्राइव की उपयोगिता के बारे में बात करें तो पहले उपयोग लिखा गया है, देखिए थोड़ा सा हम जूम करने का प्रयास करते हैं, आपको अच्छे से नजर नहीं आ रहा होगा। देखिए पहला उपयोग आपके सामने लिखा गया है कि यह व्यक्तिगत फाइलों जैसे डॉक्यूमेंट, चित्र, वीडियो, म्यूजिक फाइल, प्रस्तुतिकरण इत्यादि को स्थानांतरित करने में प्रयुक्त होती है। एक चीज आप जानते होंगे, आपके पास अगर पेन ड्राइव होगी तो आप उसे यूज कर रहे होंगे। लोग पेन ड्राइव में विभिन्न तरह के मैटर्स रख लेते हैं, जैसे कुछ डॉक्यूमेंट हुआ, कुछ वीडियोज हुए, म्यूजिक हुआ, बहुत सारी चीजें पेन ड्राइव में सेव करके रखी जाती है, बाद में आप उसे यूज कर सकते हैं। पेन ड्राइव का सबसे मुख्य कार्य यही होता है। आगे अगर बात करें हम दूसरा, तो पेन ड्राइव डाटा एप्लीकेशन, पेन ड्राइव डाटा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फाइलों को सुरक्षित रखती है। तीसरा कह रहा है कि यह सिस्टम तथा नेटवर्क प्रबंधकर्ता द्वारा प्रयोग की जाती है जो सिस्टम के रख रखाव, ट्रबल शूटिंग तथा डाटा की भरपाई के लिए सॉफ्टवेयर को बनाए जाते हैं। ठीक है, चौथा कह रहा है कि कंप्यूटर तकनीशियन कंप्यूटर के सार संभाल के उक्त तिथि तथा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर में स्थानांतरण के लिए पेन ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और 5वें नंबर की अगर हम बात करें तो जो 5वां नंबर है यह अनुप्रयोग को चलाने तथा परिवहन में भी प्रयुक्त होती है। ठीक है, जो एप्लीकेशन पर बिना इंस्टॉलेशन के चलाई जा सकती है। और 6वें नंबर की अगर हम बात करें तो 6वां नंबर कह रहा है कि इसका उपयोग डिजिटल म्यूजिक फाइल को संकलित करने में भी किया जा सकता है, जिसे कंफर्टेबल मीडिया प्लेयर, होम म्यूजिक सिस्टम, कार ऑडियो आदि किसी भी मिली-जुली युक्तियों पर प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, यह क्या था आपका, यह पेन ड्राइव के बारे में था। पेन ड्राइव क्या है आपको बताना था और पेन ड्राइव की उपयोगिता आपको बतानी थी। तो आज का यह सेशन हमारा यहीं तक है। मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।